जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 14 से लेकर 21 जनवरी 2025 के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बन रखा है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि भाई जो अपना इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ही अच्छा कारनामा किए हैं और टोटल ध्यान रखिएगा एक वर्षों में टोटल कितने सफल योजना किए हैं, तो 100 सफल योजना। तो अपने आप में यह आ सकता है कि अंतरिक्ष में अपना पकड़ बनाने के लिए इसरो ने टोटल कितने योजना एक साल के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए तो यह जो है ऐतिहासिक उपलब्धि है। टोटल कितने कर चुके हैं भाई? 100 तक कर चुके हैं। इसके बाद यह पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में जो रॉकेट जो भेजा गया इसरो के द्वारा, जो 100वां जो सफल योजना बना, वह कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, यह जो भेजा गया है किसके माध्यम से? तो यह भेजा गया है GSLV F-15। यह एक रॉकेट है, इसके जरिए एक सैटेलाइट भेजा गया है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, NVS-02 सैटेलाइट। तो सीधा सा पूछा जा सकता है कि इसरो ने जो 100 सफल योजना किया है, तो 100वें नंबर का सफल योजना कौन सा सैटेलाइट था? तो NVS-02 था, जिसको किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है? तो GSLV F-15 के माध्यम से भेजा गया है। क्लियर? यहां से आप लोग इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है, इसरो के हेड कौन है, क्योंकि कई बार मैं बता रखा हूं तो बार बार बताने वाला नहीं हूं, आप लोग कवर कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, तो यह पूछा जाता है कि भाई भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया, तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया, बाघ के लिए जो परियोजना चलाई गई है, वह कब से चलाई गई है भाई? तो 1973 में चलाई गई। कई बार यह भी पूछ दिया जाता है कि भारत का टाइगर मेन किन्हें कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, कैलाश सांखला को कहा गया है भारत का, क्योंकि बड़े पैमाने पर कैलाश सांखला जी टाइगर को क्या किए? सेफ्टी प्रदान किए हैं। और इन्हीं के प्रेरणा से भारत का पहला टाइगर नेशनल पार्क कौन सा बना था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। अब होमवर्क है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य का हिस्सा है। और एक और चीज मैं आप लोग को बताया हूं, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, यह भारत का पहला टाइगर नेशनल पार्क है, लेकिन इसके हाल फिलहाल में नाम चेंज हो चुके हैं। तो आप जरूर हमें बताइएगा जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है। कुछ आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ हम पढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? इसी में आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला एक शब्द आया है, वह शब्द है भाई चराई देव मोईदाम। ये ध्यान रखिएगा, यह क्या है? तो यह जो है ना, एक प्रकार का टीला है और यह असम में है। ये पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा भारत के किस क्षेत्र को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया? तो असम के चराई देव मोईदाम एक टीला है। क्लियर है? तो उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट राज्य का यह कितने नंबर का ऐसा टीला है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो उत्तर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट राज्य का यह पहला टीला है। यदि कई बार यह पूछ दिए जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, टोटल कितने उसमें स्टेट हैं, तो स्टेट की संख्या कितनी है? 7 है। इसलिए कई बार यह भी पूछ दिया जाएगा कि 7 सिस्टर किसे कहा जाता है? तो 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, मेघालय वगैरह जो राज्य हैं, उन्हें इस नाम से भी पुकारते हैं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन यहीं पे जो रिपीटेड होते रहता है कि बिहू फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो बिहू एक फेस्टिवल है, यह भी जो फेमस फेस्टिवल है किस राज्य का है? तो असम राज्य का।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में, ध्यान रखिएगा, कई सबमरीन को लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो यहां से सवाल दिया जा सकता है। एक तो पहला सवाल यह दिया जाएगा कि INS सूरत, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा है नीलगिरी। तीसरे की हम लोग बात करें तो तीसरा है बागसीर। यदि पूछ दिया जाए कि हाल फिलहाल में किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो INS सूरत को, INS नीलगिरी को और INS बागसीर, तीनों को नौसेना में शामिल किया गया। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है यह क्या है, तो यह पनडुब्बी जो है एक विध्वंसक पनडुब्बी है। मतलब सामने जो आ जाएगा उसका बिल्कुल क्या कर देगा, तो सफाया कर देगा। दूसरा यदि देखा जाए तो नीलगिरी क्या है, एक अच्छे क्वालिटी के, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड जो है ना क्वालिटी के ये पनडुब्बी हैं। और तीसरा जो है, तीसरा स्कॉर्पियन कैटेगरी के हैं। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि किस किस कैटेगरी के पनडुब्बी हैं, तो ये तीनों थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं क्या बनता है। इसी के साथ यदि हम लोग बात करें तो INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागसीर के साथ भारत के पास जो महासागर ऐसे क्षेत्रों में या पानी में भारत काफी शक्तिशाली देश बन चुका है, या कई शक्तिशाली देशों की सूची में भारत आ चुके हैं। अब यहां से कई बार यह पूछ देगा भारत के पास क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा भारत के पास अभी जो है, जो सबमरीन है पनडुब्बी, और यह जो पनडुब्बी है, मुख्य रूप से यदि देखा जाए पनडुब्बी जो है भारत के पास, यह मुख्य रूप से विनाशक पनडुब्बी है। यह पूछा जाएगा कि भारत के पास टोटल अभी कितने पनडुब्बी हैं, या हमलावर जो पनडुब्बी हैं टोटल कितने हो गए भाई, तो 15 हो गए पनडुब्बी हो गए। दूसरे बात यदि बात करें तो दो जो है बैलिस्टिक पनडुब्बी है, बैलिस्टिक सबमरीन लिखो ना शॉर्ट में, दो बैलिस्टिक पनडुब्बी सबमरीन है। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ना 13 विध्वंसक पोत है। तो भारत कितना मजबूत हो चुका है, वही पोत का मतलब भी सबमरीन होता है। चौथे की यदि हम लोग बात करें तो चौथा जो है स्कॉर्पियन या फ्रिगेट क्वालिटी के पनडुब्बी है। तो भारत के पास टोटल पनडुब्बी यदि देखा जाए तो 15, 2, 17, 17 और 3, 17 और 13, 30, 30 और 14, टोटल हो गए 44। तो अपने आप में यदि देखा जाए तो भारत की स्थिति धीरे धीरे क्या होते जा रही है, तो मजबूत होते जा रही है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा भारत ने आयरलैंड के साथ नॉर्मल मैच T20 मैच खेले थे। क्लियर है? तो भारत ने आयरलैंड के साथ एक मैच खेले थे T20 मैच, और इसमें ध्यान रखिएगा भारत रिकॉर्ड, और यह जो मैच था यह महिला मैच था, महिला क्रिकेट था। भारत ने इतिहास रच दिया और एक इनिंग में टोटल कितने रन बनाए हैं, तो 304। तो यह पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में महिला टीम के द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया कितना और किसके खिलाफ, तो आयरलैंड के खिलाफ। यह भी पूछा जा सकता है कि ये T20 मैच नहीं, ये जो है मैच वनडे मैच है। अब यहां से यह पूछा जा सकता है बेटा, जो ये जो है क्रिकेट के महिला अभी कैप्टन कौन है, तो ये याद रखिएगा स्मृति मंधाना है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अभी महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो स्मृति मंधाना है। और यहीं पे मैं दे रहा हूं कि मेल के अभी कैप्टन कौन है वनडे के, तो ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा यदि पूछा जाए, अगला सवाल यदि पूछा जाए कि भाई साहित्य भाषा के लिए, साहित्य
भाषा के लिए भारत का पहला म्यूजियम, भारत का पहला संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो संग्रहालय बनाया जाएगा वह कहां बनाया जाएगा? तो काशी में। तो यह भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि साहित्य क्षेत्र का उत्थान करने के लिए भारत का पहला संग्रहालय बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के काशी में बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा सीधा सा पूछा गया है कि WEF, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WEF सीधा सा सवाल था तो ज्यादा घुमाए नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत उन चौथे देश की श्रेणी में आ गया, मतलब भारत उन 3 देश की श्रेणी में चौथा अपना भारत हो गया जो डॉकिंग सुविधा उपलब्ध करने वाला बन गया। अब यह पूछा जाता है कि डॉकिंग क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉकिंग जब अंतरिक्ष में कोई एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से जब बात करने लगते हैं उसे कहते हैं डॉकिंग। यह प्रक्रिया पहले भारत में नहीं था, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि भारत दुनिया का डॉकिंग सुविधा उपलब्ध करने वाला कितने नंबर का देश बन गया? तो चौथे नंबर का देश बन गया। डॉकिंग क्या होता है? 2 अंतरिक्ष यात्री जब कनेक्ट हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, उसे डॉकिंग कहते हैं। और यहीं लगा दो अनडॉकिंग। तो अनडॉकिंग क्या होता है? तो अनडॉकिंग जब 2 अंतरिक्ष यात्री आपस में जब वार्तालाप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि एक देश के, मान लो कोई अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा गए इधर भारत, तो दोनों का अलग अलग है। जो दोनों आपस में कनेक्टिविटी कर लेंगे उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डॉकिंग व्यवस्था। क्लियर है? तो अब सवाल यह है, भारत का पोजीशन तो चौथा है, लेकिन भारत से पहले वही कौन कौन है? तो भारत से पहले मुख्य रूप से 3 देश यह हासिल कर पाए हैं, और वह 3 देश हैं। पहले की यदि हम लोग बात करें तो पहला देश इस व्यवस्था में USA आता है, दूसरे नंबर की बात करें तो रूस आता है, और तीसरे नंबर की बात करें चीन आता है, और चौथे नंबर में कौन आ जाएगा भाई? तो अपना भारत। तो यह भी अपने आप में क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो भारत, ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो के द्वारा हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। पहले से 2 थे, हालांकि सबसे फेमस श्रीहरिकोटा है, लेकिन तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा के आसपास ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाएगा यह पूछा जाता है। तो यह जो है नेक्स्ट जनरेशन, ये ध्यान रखिएगा, NGLB, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो नेक्स्ट जो नए नए पीढ़ी के नए नए टेक्नोलॉजी जो आएंगे, वो सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाएंगे वो आंध्र प्रदेश से किए जाएंगे। जो तीसरा जो बनाया जा रहा है, स्पेस सेंटर जो बनाया जा रहा है मुख्य रूप से आंध्रा में, उसका नाम जो है वहां से क्या भेजा जाएगा? तो NGLB। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बेटा बढ़ते हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल है, हालांकि मैं पहले क्लास में आप लोग को बताया हूं। अभी हाल फिलहाल में देश के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए। इस पुरस्कार में ध्यान रखिएगा क्या क्या है। तो सबसे पहला तो सवाल यही पूछा जाएगा, भारत का बेटा सबसे बड़ा पुरस्कार अभी खेल में कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो जो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार है इस बार कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, नाम, एक का नाम है मनु, दूसरे की नाम की यदि बात करें तो दूसरा है हरमनप्रीत, तीसरे की बात करें तो गुकेश है, और चौथे की हम लोग बात करें तो प्रवीण है। ये चारों नाम याद रखिएगा कि 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार है, जो कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया।
क्लियर है। इसके बाद यदि देखा जाए बेटा तो अर्जुन अवार्ड की यदि हम लोग बात करते हैं, सॉरी बाहर बोलो, थोड़ा कम बोले, बिल्कुल बोलो, कम बात करें। अर्जुन अवार्ड की यदि हम लोग बात करें तो अर्जुन अवार्ड की टोटल जो संख्या है वह कितनी है, 32। लेकिन खास बात यह है इस 32 में से अर्जुन अवार्ड जो है 17 मुख्य रूप से पैरा एथलीट गेम से है। यह पूछा जाएगा कि इस बार पैरा एथलीट गेम से अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्ति को मिले हैं, तो 32 में से 17 इन्हीं को मिले। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो अगला है अर्जुन पुरस्कार। यहां से मैं डायरेक्ट कंटेंट बता रहा हूं जो पूछा जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 2 है। उसके बाद द्रोणाचार्य की हम लोग बात करते हैं तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया गया वह कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 3 व्यक्ति को दिया गया। उसके बाद मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 होते हैं, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार, दूसरा होता है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो दिया गया है। तो लाइफ टाइम के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 को दिया गया। ये जो ऊपर वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार थे, सॉरी रुक जाइए, हाँ ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए कितने लोगों को, 2 लोगों को। और बेटा अगला सवाल है इसी में, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन, तो यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति को दिया गया। तो यहां से पूछा जा सकता है एक लिस्ट कि राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार टोटल दिया गया तो कितना, तो देखिए 32 4 36, 2 38, 3 41 और 3 44, टोटल जो पुरस्कार दिया गया 44। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि कितने लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था, टोटल कितने हैं, तो टोटल की हम लोग बात करें तो 44। कुछ और सवाल है, देखते हैं एक एक करके। अब अगले सवाल की यदि हम लोग बात करें तो देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। तो अगला सवाल है एमजी राणा डे। कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, एमजी राणा डे, महागोविंद राणा डे, ठीक है। इनका जन्म यदि देखा जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में मूल रूप से हुआ था 1842 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है, तो एमजी राणा डे को कहा जाता है, महागोविंद राणा डे को। और एमजी राणा डे के जो चेले थे उनका नाम क्या था, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज क्लियर है। तो ये सारी प्रक्रिया आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद यदि मुख्य रूप से हम लोग देखें, अब यहां सॉरी एमजी राणा डे के बेटा यदि मुख्य रूप से यदि देखा जाए चेले थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के चेले हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के गुरु जीके जी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं वो कौन है, महागोविंद राणा डे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इसके बाद सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि सन मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर 2 है, एक उड़ीसा में भी है, गुजरात में। सूर्य मंदिर सिर्फ पूछे तो गुजरात, लेकिन पूछ दे सूर्य मंदिर किसका, तो कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब यहां से यह पूछा जा सकता है यह मंदिर किस सदी का है, तो 13वीं सेंचुरी का, 13वीं सदी का है। और इसको बनाने वाला जो शासक था, तो ध्यान रखिएगा गंग वंश का शासक था। गंगा डायनेस्टी या गंग वंश का जो शासक था उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। यह पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भाई प्रथम सूर्य मंदिर जो उड़ीसा वाला कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ, गंग वंश के शासक के द्वारा बनाया गया। और बनवाने वाला जो राजा था वह कौन था, नरसिंह देव प्रथम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा है, सीआरपीएफ के हेड कौन है, महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र
नेंद्र प्रताप। सीधा सीधा सा सवाल, ये सब पूछ दिया जाता है, ज्यादा घुमाया नहीं जाता है। एक बड़ा लाजवाब सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2025 में बेटा खो खो गेम, विश्व का ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड खो खो गेम 2025 में भारत में आयोजित हुआ था। क्लियर है? और यह दिल्ली में ही हुआ था। इस गेम में चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों में मुख्य रूप से जो विजेता बने हैं, ध्यान रखिएगा, विजेता जो बने हैं वो कौन बने हैं? अपना भारत। और हारने वाला जो टीम था उपविजेता नेपाल। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड खो खो गेम का आयोजन 2025 में भारत नई दिल्ली में हुआ। जो विजेता बने, चाहे पुरुष का या महिला, मेल और फीमेल के दोनों भारत बने, और उप विजेता में भी मेल फीमेल में कौन रहे? तो नेपाल रहे। क्लियर है? हाल फिलहाल में आप लोगों को पता ही है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, यह कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? तो 47 नंबर के बने हैं। किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी। ये सब मैं आप लोग को बताते रहता हूं समय समय पे। अभी बेटा एक लिस्ट आया है विश्व के सुरक्षित शहर। ठीक है? इस विश्व में टोटल यदि देखा जाए तो रिसर्च किया गया कितने शहर पर? 382 शहर पर। ठीक है? 382 शहर में जो फर्स्ट स्थान, सबसे अच्छा पोजीशन जो आया है वह किसका आया भाई? तो आबू धाबी का। ध्यान रखिएगा, यह आबू धाबी 2017 से ही टॉप पे है। बढ़िया सुरक्षित है, मतलब हर मामले में सेफ्टी है। और यदि हम अपने भारत की बात करें तो भारत के सुरक्षित शहर जो भी हैं, टोटल कितने भारत के आए हैं? तो 17। इस 17 में सबसे अच्छा जो शहर जो माना गया है वह माना गया है कर्नाटक की राजधानी मंगलुरु या बंगलुरु को। इसका जो रैंकिंग है वह कितने नंबर का है? 48। और स्थिति यदि देखा जाए देश की राजधानी दिल्ली की हम लोग बात करें तो दिल्ली का पोजीशन बड़ा ही खराब है भाई, 309। तो यहां सुरक्षित नहीं है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, यही सारी चीज चलते रहता है। एक दो पॉइंट और हैं सीधे सीधे। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको पता है आर्मी डे मनाते हैं। दूसरा बेटा पूछा जाए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस, ये पूछा जाएगा। नेशनल स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक 16 जनवरी को, और इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? 2022। मतलब सभी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश के लिए स्टार्टअप योजना भारत सरकार के द्वारा 2022 में शुरू किया गया। इसके बाद यदि देखा जाए तो और बेटा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। एक दो जगह मिस्टेक हुए हैं, वो मैं सुधार आप लोग को दिया हूं। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो इतना जो ये जो जनवरी है 14 से 21 आपका मामला फिट हो जाएगा और एग्जाम में आएगा। ओके, टेक केयर।